नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। राज्यों को दी राज्य आपदा राहत कोष का फंड इस्तेमाल करने की मंजूरी। एहतियात के तौर पर राष्ट्रपति भवन ने रद्द किया पद्म पुरस्कार समारोह। कोरोना की वजह से ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर आज देर रात स्वदेश लौटेगा एयर इंडिया का विशेष विमान। इटली में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए भी विशेष विमान रवाना। मिलान में फंसे हैं 220 छात्र। मोबाइल फोन पर जीएसटी 12 से बढ़कर 18% हुआ। जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जीएसटीएन नेटवर्क को और बेहतर बनाने पर जोर। कहा, इन्फोसिस हार्डवेयर क्षमता बढ़ाए और कुशल कर्मचारियों की करे भर्ती। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। ऋषिकेश में एम्स के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। डॉक्टरों से दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की अपील। कहा, हर राज्य में एम्स खोलने का है केंद्र का लक्ष्य। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में इस हफ्ते हुआ बेहतरीन कामकाज। राज्यसभा में पहले हफ्ते के मुकाबले दूसरे हफ्ते में 82.6% बढ़ी कामकाज की उत्पादकता। 2 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक और दिल्ली कानून व्यवस्था पर भी चर्चा। देश में कोरोना वायरस के अब तक 84 मामले सामने आ चुके हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की जांच, स्क्रीनिंग, सैंपल इकट्ठा करने, जरूरी उपकरण और लैब के लिए राज्य आपदा राहत कोष से राशि के इस्तेमाल की इजाजत दी है। केंद्र सरकार इस कोष के इस्तेमाल में सहयोग करेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकार की निधियों और एनएचएम की निधियों के साथ साथ राज्य के डिजास्टर रिस्पांस कोष से भी फंड निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस फंड के प्रयोग में केंद्र सरकार सहयोग करेगी। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित आइटमों के लिए एसडीआरएफ के प्रयोग के लिए राज्यों को विस्तार में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मृत व्यक्तियों के लिए परिवार को एक्स ग्राशिया भुगतान। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जिसे अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है उसे सहायता। क्वारंटाइन नमूने लेने और स्क्रीनिंग के उपाय। प्रभावित और क्वारंटाइन कैंपों, होम क्वारंटाइन को छोड़कर में रखे गए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, मेडिकेयर या क्लस्टर कंटेनमेंट ऑपरेशन के लिए प्रावधान। वहीं अब तक देश में कुल 84 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 ठीक हो चुके हैं। जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में कौन कौन आया, उनकी भी जांच हो रही है। करीब 4000 लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है। वहीं महान एयरलाइंस का विमान ईरान से भारतीयों को लेकर आज रात मुंबई पहुंचेगा। साथ ही इटली के मिलान से भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान आज रवाना होगा। इसके अलावा देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। दिल्ली में कल 68 साल की एक महिला ने दम तोड़ दिया, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित थी। महान एयर की एक फ्लाइट ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर आएगी, जो आज मध्य रात्रि में यानी मिडनाइट में मुंबई पहुंच जाएगी। इसके अलावा एयर इंडिया का एक विशेष विमान आज मिलान, इटली से भारतीय विद्यार्थियों को लेकर आएगा। अब हमारे देश में कोविड-19 के 84 मामलों की पुष्टि हो गई है। इनमें से 10 पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन मामलों के संपर्क व्यक्तियों का पता लगाने के लिए
सक्रिय प्रक्रिया जारी है और अब तक 4000 से अधिक संपर्क व्यक्तियों की पहचान हो गई है, जिन्हें सर्विलेंस में रखा गया है। देश में कोविड-19 के कारण हुई दूसरी मौत का मामला पश्चिम दिल्ली से 68 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला का है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी राज्य सरकारें एहतियात बरत रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से राज्य के सभी सरकारी, निजी कॉलेज और स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और प्ले स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी, निजी कॉलेज और स्कूल, विश्वविद्यालय, मदरसे, शिशु शिक्षा केंद्र और माध्यमिक शिक्षा केंद्र 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। इसके अलावा गोवा में सभी स्कूल और कॉलेज, कैसीनो और डिस्को क्लब, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम 31 मार्च तक बंद हैं। लेकिन एसएससी और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं अपने नियत समय पर होंगी। सबको इंस्ट्रक्शन गया है कि फ्रॉम आज से 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ बंद रहेंगे। बट इसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, उसके जो पेपर हैं उस दिन उनका पेपर ज़रूर होगा। उनके पेपर के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पेपर तभी होना चाहिए, तो उनकी सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। दिस इज़ वन द कंपलसरी। द सेकेंड, हम कंपलसरी लिस्ट में सिनेमा हॉल हम बंद कर रहे हैं, सभी पब्लिक स्विमिंग पूल हम बंद कर रहे हैं, सभी पब्लिक जिम्स हम बंद कर रहे हैं और कैसीनो इंडस्ट्रीज़ 31 मार्च तक हम उनको कंपलसरी बंद करने के लिए उनको कह रहे हैं। देश में फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पद्म पुरस्कार समारोह को टाल दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में 3 अप्रैल को पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन होना था। फिलहाल समारोह के आयोजन से जुड़ी नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इस बारे में सूचना जारी की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य का दायरा सीमित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार से 15 पीठ में से केवल 6 में मुकदमों की सुनवाई करने का फैसला किया है। ये 6 पीठ सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई करेंगी जिन्हें सुना जाना अत्यंत आवश्यक है। सुनवाई के दौरान अदालत में वकीलों के अलावा अन्य किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि जरूरत के मुताबिक ही बेंच में जजों की संख्या होगी और कोर्ट में सीमित कामकाज होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में रविवार को भी रजिस्ट्री खोलने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षा जताई है कि जन स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षा उपायों के महत्व को देखते हुए इस कदम का सभी सहयोग करेंगे। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के मद्देनजर कुछ इसी तरह के कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने भी सोमवार से कामकाज के दायरे को सीमित करने का फैसला किया है। 16 मार्च से दिल्ली हाईकोर्ट के कामकाज में सिर्फ तत्काल सुनवाई लायक मामले ही शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी जिलों अदालतों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि कोर्ट परिसर में मुकदमे से जुड़े पक्षकारों को ही प्रवेश करने दिया जाए और जरूरत पड़े तो सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज कराए जाएं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अब तक हुई मौत का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर अपने संबोधन में कहा कि राज्यों को इस महामारी से निपटने के लिए $50 अरब दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें कुछ बलिदान करना होगा, लेकिन कुछ समय का ये त्याग बाद में फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि अगले 8 सप्ताह सबसे कठिन है। अमेरिका में अब तक 1100 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले स्पेन ने भी देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। और इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बोल्सोनारो के संचार प्रमुख फैबियो वॉटगार्टन गत सप्ताहांत अमेरिका की यात्रा के बाद कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद बोल्सोनारो की भी जांच की गई। अमेरिका की यात्रा के दौरान दोनों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की थी।
जर्मनी की सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुक्रवार को सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कंपनियों को असीमित कर्ज देने की पेशकश की ताकि वे कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए संकट के दौरान भी काम करती रहें। वहीं चीन में कोरोना वायरस से अब तक कुल 3,189 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में 97 और लोगों की मौत के बाद कुल 611 लोगों की मौत जो है कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे इटली में इस वायरस के संक्रमण से शुक्रवार को 250 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मृतकों की कुल संख्या जो है वो 1,266 हो गई है। साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 17,660 हो गई। उधर फ्रांस में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 18 लोगों की मौत होने से कुल मृतक संख्या 89 पहुंच गई। और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यूरोप अब कोरोना वायरस महामारी का केंद्र बन गया है और चीन में इसके संक्रमण के चरम पर रहने के दिनों की तुलना में कहीं अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका सहित करीब दर्जन भर देशों ने शुक्रवार को प्रकाशकों से कहा कि वे कोरोना वायरस से जुड़े सभी शोध और उससे जुड़ी जानकारी तत्काल सार्वजनिक करें ताकि तेजी से फैलती इस महामारी को रोकने में मदद मिल सके। चीन में सबसे पहले दिसंबर में कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आया था। और सीधा रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, कोरोना की जो समस्या है वो इस समय विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है, बेहद चिंताजनक। लेकिन सबसे पहले अगर हम भारत की बात कर लें तो जो भारतीय विदेशों में फंसे हैं उनको लाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? इधर अमेरिका ने आपातकाल घोषित कर दिया है, भारत ने भी राज्यों को आपदा कोष जो है वो यूज करने के लिए मंजूरी दे दी है। बाकी अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे भारत ने काफ़ी तत्परता से इस मामले में कार्रवाई की है और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई ये थी कि भारत ने विदेश में जहाँ भी फंसे हुए हमारे लोग हैं उनको लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की। वुहान से शुरू हुआ था, फिर ईरान में, और ईरान से आज रात लोग वापस आ जाएंगे। अभी करीब दोपहर के बाद करीब 4:30 बजे शाम में आज एक विशेष विमान मिलान के लिए भेजा गया है, इटली के मिलान के लिए, जहाँ से तकरीबन 220 छात्रों को लेकर वे कल सुबह 7:30 बजे पहुंचेंगे भारत। तो यह एक बड़ा इवैक्यूएशन प्लान है। आपको पता है कि इसके पहले भारत ने चिकित्सकों का एक दल भेजा था इटली में, और उन चिकित्सकों ने वहाँ जो फंसे हुए छात्र हैं, अन्य जो लोग हैं, उन लोगों की जांच की है उन्होंने, और जांच में जो भी निगेटिव पाए गए हैं उन सभी लोगों को यहाँ लाया जाएगा। जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका वहीं इलाज किया जाएगा। तो ये अभी तक की तैयारी, जहाँ तक मिलान से लाने की बात है। लेकिन जो दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने ट्वीट के माध्यम से जो घोषणा की कि वे सार्क देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष है उनके साथ मिलकर एक सहयोग का वातावरण बनाना चाहते हैं ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को इस इलाके में रोका जा सके। तो इसकी काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया आई थी, और नेपाल से लेकर बांग्लादेश से लेकर सार्क के सभी जो 8 सदस्य सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की। आज पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर सहमति आई, और इस पर बातचीत चल रही है कि किस स्तर का होगा। जो अभी तक मौलिक बात यह है कि जो शासनाध्यक्ष हैं, यानी जो प्रधानमंत्री या जो एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति हैं, उन लोगों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होगी। लेकिन पाकिस्तान ने जो अभी तक नाम दिया है वो नाम है उनके हेल्थ एडवाइजर का। तो कोशिश संभवतः ये होगी कि पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री शामिल हो ताकि उच्चतम स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाने हैं वो निर्णय लिए जाएं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इलाके में पूरे एक भय मुक्त वातावरण बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं लगातार, चाहे तो वो जल सीमा हो चाहे तो वो थल सीमा हो। जो सार्क के सभी देश हैं उनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो उन जुड़ी हुई सीमाओं में किस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि एक दूसरे की मदद भी की जा सके, लेकिन किसी भी तरीके से इस वायरस का फैलाव ना हो एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर। तो इसके एहतियात के तौर पर आपने देखा होगा कि बांग्लादेश ने 17 मार्च को जो एक कार्यक्रम होना था बंगबंधु के जन्मदिन पर, उस बंगबंधु कार्यक्रम को रोक के उन्होंने भी एक पहल ली। एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाना था, वह भी पोस्टपोन हो गया है। तो इस तरह की स्थितियां हैं कि भारत अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि एक समन्वय बना सके। मदद के लिए पूरी तरह से तत्पर है, उनकी मदद कर रहा है, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि देश में एहतियातन
सभी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर परिषद की 39वीं बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी पोर्टल में हो रही दिक्कतों पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है। सरकार ने जीएसटीएन नेटवर्क को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश की है। उन्होंने इसके लिए इन्फोसिस को 31 जुलाई तक का वक्त देते हुए कुशल कामगारों की भर्ती पर जोर दिया। And a few expectations of the council have been decided, which will be now formally informed to Infosys. The demand for more skilled manpower has been agreed to. The demand for better hardware to be brought in to enhance capacity from the 1.5 maximum peak saturation number will be enhanced to 3 lakhs. And if it is got to be enhanced to 3 lakhs, that capacity addition in terms of hardware has also been agreed to by the council. Also, what he thought would require time till January 2021 for him to successfully complete in stages, various stages having various mileposts achieved, so on till January 2021. We have asked from the council, and that is our expectation we are giving him, saying the several mileposts will have to be brought closer to each other, and what he otherwise aimed at finishing by January 2021 will now have to be finished by July 2020. परिषद ने लघु उद्योगों, घरेलू और एमआरओ सर्विस प्रोवाइडर को राहत देते हुए टैक्स की दरें घटाने का फैसला किया। अब इन पर जीएसटी 5% लगेगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसिंग पर जीएसटी की जो दर है वो 18% से घटाकर 5% कर दी गई। जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। साथ ही जीएसटी की सालाना रिटर्न की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। हालांकि माचिस पर जीएसटी की दरों को 12% कर दिया गया। वहीं मोबाइल फोन और उनके उपकरणों पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। It was decided to raise the GST rate on mobile phones and specified parts presently which are attracting 12% to be taxed at 18%. Furnishing of reconciliation statement in the form of GSTR 9C for the financial year, specifically for the financial year 2018-19, for all taxpayers having aggregate turnover below 5 crores. और इधर यस बैंक के खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर है। 18 मार्च शाम 6 बजे के बाद बैंक पर लगा मोरेटोरियम हटा लिया जाएगा, यानी कि ग्राहकों पर लगी रकम निकासी से संबंधित पाबंदियां हट जाएंगी। यस बैंक के पुनर्गठन की योजना को अधिसूचित करते हुए सरकार ने बैंक के वर्तमान प्रशासक प्रशांत कुमार को यस बैंक प्रबंध निदेशक सीईओ नियुक्त किया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील मेहता को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है। बैंक पुनर्गठन योजना 13 मार्च से प्रभावी होगी। बैंक पुनर्गठन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में से 49% हिस्सेदारी खरीदेगा, जबकि निवेशकों को भी बैंक में हिस्सेदारी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एसबीआई 3 साल तक यस बैंक को 49 में से 26% शेयर नहीं बेच सकेगा, जबकि दूसरे निवेशकों के लिए 75% शेयरों पर
3 साल का लॉक इन पीरियड लगाया गया है। और संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के तहत राज्यसभा में इस हफ्ते बेहतरीन कामकाज हुआ। उच्च सदन में हुई बैठकों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। चालू सत्र के दूसरे हफ्ते में राज्यसभा के कामकाज की जो उत्पादकता है उसमें इजाफा देखने को मिला। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग के दूसरे सप्ताह के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता में इजाफा हुआ। बजट सत्र के पहले हफ्ते में राज्यसभा की उत्पादकता 9.5% रही थी। वहीं दूसरे हफ्ते में उत्पादकता में 82.6% का इजाफा हुआ। इस हफ्ते राज्यसभा की 3 बैठकें हुई। इस दौरान 13 घंटे 38 मिनट सदन की बैठक चली, जबकि इसके लिए निर्धारित समय 16 घंटे 30 मिनट था। अवरोध की वजह से सदन को 5 घंटे और 51 मिनट का समय गंवाना पड़ा। हालांकि सदन में अतिरिक्त कामकाज भी हुआ। 3 घंटे 58 मिनट अतिरिक्त कामकाज के लिए भोजनावकाश के समय में भी सदन की कार्यवाही चली। इस वजह से कामकाज में सिर्फ 1 घंटे 53 मिनट का ही प्रभावी नुकसान हुआ। 13 मार्च को प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई। इस दौरान 9 तारांकित सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। 11 मार्च को प्रश्नकाल की कार्यवाही गतिरोध की वजह से बाधित हुई, जबकि 12 मार्च को विधायी कामकाज की वजह से प्रश्नकाल को स्थगित करना पड़ा। 12 मार्च को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसी दिन राज्यसभा से खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 को भी मंजूरी मिल गई। वहीं 13 मार्च को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को राज्यसभा में चर्चा के बाद लोकसभा को वापस कर दिया गया। इन 3 विधेयकों पर कुल मिलाकर 4 घंटे 35 मिनट चर्चा हुई। इस दौरान 37 सांसदों ने अपने अपने विचार रखे। सदन ने 11 मार्च को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा से किए गए संशोधनों पर भी सहमति दे दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 11 मार्च को राज्यसभा में कोरोना वायरस को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के बारे में सरकार की कोशिशों के बारे में जानकारी दी। 12 मार्च को राज्यसभा में दिल्ली के कुछ भागों में हाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा हुई। ये चर्चा 4 घंटे 15 मिनट चली। अल्पकालिक चर्चा में 21 सांसदों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया। इस दौरान शून्यकाल में सदस्यों ने जनहित से जुड़े 17 मुद्दे उठाए। वहीं 9 विशेष उल्लेख भी किए गए। 13 मार्च को राज्यसभा में 2 गैर सरकारी विधेयकों पर 1 घंटे 7 मिनट चर्चा हुई। हालांकि दोनों गैर सरकारी विधेयकों को वापस ले लिया गया। 13 मार्च यानी हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को सदन में 10 गैर सरकारी विधेयकों को भी पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम करने को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। पिछले 6 साल में देश में लगभग 29,000 MBBS की और 17,000 PG की सीटें बढ़ाई गई। सरकार स्वस्थ भारत के लिए फिट इंडिया, योग और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम चला रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग आज मोदी जी के समय में 157 मेडिकल कॉलेज नए शुरुआत करने की आज घोषणा भी हुई है, स्थापित भी होने लगे, काम भी चल रहे। आप कल्पना कर सकते हैं 157 मेडिकल कॉलेज। एम्स भी अटल जी 6 बनाकर गए थे, जिसमें से एक जहां पर आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वो ऋषिकेश एम्स, मगर ये 6 एम्स थे। आज और 16 एम्स के साथ 22 एम्स का काम चालू कर दिया है और लक्ष्य रखा है हर राज्य में एक एम्स बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उनकी सरकार सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री के हर राज्य में एम्स बनाने के वादे को तेजी से पूरा किया जा रहा है।
इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद थे। We have one of the most dynamic and the great visionary Prime Minister in this country, whom we know and the whole world knows as Prime Minister Narendra Modi. He has a great vision. He is a dreamer. He is a doer. He has a lot of visionary programs. For every visionary program, he has ensured that that visionary program is very meticulously implemented in this country. And for every program, he has millions and millions of beneficiaries in this country on record, and now he is living with a dream to deliver a new India to all Indians by the year 2022. He wants to restore smile on everybody's face. He wants to ensure that everybody's suffering is alleviated. और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम अर्थनीति। आपकी समस्या,